हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार के5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का न्यू टॉपिक देखते हैं कि बच्चों के लिए आज का नया टॉपिक है परमाणु, एटम के बारे में हम बताएंगे। तो आज का नया टॉपिक है हमारा परमाणु। इसको बोलते हैं एटम। इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। एटम को पढ़ते पढ़ते हम जाएंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स, बोहर मॉडल्स, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि एटम क्या होता है। एटम वो चीज़ होती है किसी भी पार्टिकल का वो छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का वह छोटे से छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो ये बहुत अति सूक्ष्म होता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं इस तरीके से, ये कैसा होता है, अति सूक्ष्म। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। मान के चलिए कि मार्कर है, तो इस मार्कर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण क्या होगा, एटम होगा, जिससे ये मिलके बना होगा। ये कई सारे एटम से मिलके बना होगा। तो वो एक छोटा सा हमें एटम लेना है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं। ये चीज़ हमें सबसे पहले किसने बताई थी, ये सबसे पहले हमें बताया था डाल्टन्स ने। डाल्टन्स ये वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया था कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके फैक्टर नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। एक टूटने के बाद एक लिमिट खत्म हो जाती है कि हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो एक छोटा सा डॉट लेते हैं इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटम। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो जो धूल के जो कण उड़ते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, और एटम एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेस में हमें दिखाई देता हो, जो कोई जगह घेरता हो, उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद पता लगा कि ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, इस एटम के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है इसमें, होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। अब बात करते हैं कि इन पे कितने कितने चार्ज होते हैं। तो इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस पे कैसे चार्ज होता है, निगेटिव। इस पे कैसे होता है, पॉजिटिव। और ये कैसे होता है, न्यूट्रल। ये तीन तरीके के चार्ज हमारे पास इसके पास पाए जाते हैं। ये बहुत समय के बाद पता लगा कि एटम के अंदर ये तीन चीजें भी होती हैं। आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होता है ये। बहुत छोटा होने के बाद भी हमें ये पता लगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये बहुत समय के बाद पता लगा, डाल्टन्स को नहीं पता था। ये कैसे पता लगा, ये बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से फिर मॉडल शुरू हो जाते हैं। ये जब पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से मॉडल्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल्स जो आता है, जब ये खोज हो चुकी थी उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। ये बाद में हुई थी। तो यहाँ तक जब खोज होती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है थॉमसन मॉडल। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। तो अब हमें थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ना होगा कि थॉमसन मॉडल क्या है हमारा। थॉमसन मॉडल ने ये बताया, हालांकि किताबों में लिखा हुआ कहानी सी है कि तरबूज जो होता है, जो तरबूज का जो, जैसे ये तरबूज है सपोज दैट, थॉमसन ने इतना ही बताया सिर्फ। क्या बताया, जैसे ही तरबूज है तो तरबूज का एक कलर होता है रेड। मान लो ये तो सब रेड कलर का ही है, ये सब
बाहर का हिस्सा रेड का होता है, बीच में यहाँ बीज फंसे होते हैं इस तरीके से, ये बीज होते हैं। तो उसने ये कहा कि ये जो बीज हैं ये इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं? कि इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। इस तरीके से एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाहर का जो रेड वाला स्फीयर हिस्सा है इसको बोल दिया, ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है। जो रेड होता है ये पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। और इसको बोलते हैं नेगेटिव को ऋणात्मक। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से थॉमसन ने अपना मॉडल बताया कि तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, जो बाहरी हिस्सा होता है स्फीयर का उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इतनी चीज हमें किसने बताई? ये चीज हमें थॉमसन ने बताई। ठीक है, थॉमसन ने बहुत सारी चीजें बताई। इसके बाद थॉमसन से पूछा गया कि बताओ अगर यहाँ हमें न्यूट्रॉन रखना पड़ जाए तो हम यहाँ न्यूट्रॉन कहाँ रखेंगे? हालांकि उस टाइम पे इस चीज़ की खोज हुई थी सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बहुत सारी कमी पाई गई। ठीक है, एनर्जी वगैरह के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद एक मॉडल और होता है थॉमसन के बाद हमारा मॉडल आता है कौन सा? रदरफोर्ड का मॉडल आता है। क्या आता है? रदरफोर्ड का मॉडल आता है। तो इनके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल्स आता है। तो रदरफोर्ड मॉडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया उसने वो हम बताते हैं आपको। अल्फा रेज जो होती हैं, अल्फा किरण जो होती हैं, उनका एक प्रकीर्ण स्कैटरिंग की उन्होंने, एक बौछार की। किस तरीके से करी वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। क्या पढ़ते हैं? रदरफोर्ड मॉडल। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या काम किया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया इस तरीके से, ये वाला, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? एक तो ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, और इसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, अल्फा रेज निकलती हैं, और अल्फा रेज हमारी पाई जाती हैं। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा रेज होता है, और यहाँ लिख देते हैं हम, ये होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इतनी खासियत इसकी होती है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम ले सकते हैं, जैसे कि होता है हमारा 2He4, हीलियम ले लिया हमने, तो यहां से हमारी अल्फा भी निकल सकती है, बीटा रेज भी निकल सकती है, और गामा रेज भी निकल सकती है। वो हम बाद में बात करेंगे। ये उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला चैप्टर है, उसमें हम पढ़ लेंगे इसको जब वो शुरू होगा। तो ये इतने तरीके की यहाँ से रेस, मतलब रेस का मतलब समझ लें, हिंदी मीडियम वाले, रेस का मतलब होता है किरणें। ठीक है, अब समस्या ये आ रही थी कि जब हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और हमने जब उसको देखा, उसमें से जो रेज निकल रही थी, वो रेज जो थी वो चारों डायरेक्शन में, मतलब सब चारों डायरेक्शन में उसका प्रकाश जा रहा था। मतलब रेज जा रही थी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन हमको ऐसा एक काम करना था कि जिससे ये एक ही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक यहाँ एक बॉक्स लगा दिया। किसका लगा दिया हमने? लेड का, पीबी का। किसका बॉक्स लगा दिया हमने? एक यहाँ इस तरीके से हमने एक बॉक्स लगा दिया। ये किसका बना होता? पीबी, लेड का बना दिया। अब क्या हुआ इसमें? अब यहां से रेज निकलनी हमारी शुरू हो चुकी थी एक ही डायरेक्शन में। समझ रहे हो? बहुत आसान तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी और भी दिक्कत आ रही थी। हमें इसको और क्या करना था? समेटना था एक तरीके से। तो हमने एक, कह सकते हैं कि एक
यहाँ हमने एक बीम लगा दिया एक तरीके से, ये कह सकते हैं कि देसी भाषा में अगर हम कहें तो एक कंक्रीट की हमने एक दीवार बना दी इस तरीके से। और थोड़ी सी जगह हमने यहाँ से छोड़ दी, एक बीम बना दिया। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अब जो रेस जा रही थी वो तो यहाँ टकरा गई इस तरीके से, और कुछ क्या हुआ, कुछ यहाँ से सीधी निकल गई है, जो हमें चाहिए था ये निकल चुकी है यहाँ से। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमने एक गोल्ड फॉइल मतलब एक जो सोने की पिन्नी जिसको बोलते हैं वो ले लिया हमने यहाँ इस तरीके से, ये ले लिया, ये गोल्ड फॉइल ले लिया हमने। क्या ले लिया, एक गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी जो मोबिलिटी होती है इसको हम खींच खांच के बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं। और गोल्ड ही क्यों लिया, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न था कि जो गोल्ड की रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, और आज भी, पहले भी कम थी और आज भी बहुत कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब हम मान लो कोई ऐसी चीज़ ले जाते, पता लगता कि हमने अल्फा रेज छोड़ी है यहाँ और कुछ ना कुछ रिएक्ट कर गई, तो हमें एक ऐसी चीज़ लेनी थी जो कि नॉन रिएक्टिव होती है। तो अब हुआ क्या, यहाँ से जब ये चीज़ यहाँ जाके टकराई, यहाँ से टकराने के बाद हम क्या देखते हैं, एक हम यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो हमने यहाँ लगा दी इस तरीके से। ये लगा दिया हमने, यहाँ हमने क्या लगा दिया, ये फोटोग्राफी प्लेट लगा दी, एक फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, प्लेट कह दो या फिल्म कह दो, ये चीज़ लगा दी। तो देखने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ से डायरेक्शन बदलने शुरू हो गई। यहाँ से कुछ निकल के यहाँ जा रहे थे, जहाँ जहाँ जा रहे थे, जहाँ भी ये टच हो रहे थे, वहाँ हमने एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी। बहुत बढ़िया चीज़ क्या देखी, यहाँ एक स्पॉट मतलब एक धब्बा, एक दाग, स्पॉट यहाँ हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ही हमें पता लगता कि ये रेस कहाँ कहाँ जा रही है, किस तरीके से ये हमारी जा रही है, ठीक है। ये दबिया है, लेकिन एक चीज़ और समझो, ये जो अल्फा रेस थी ये कम से कम हमारी होती हैं 20,000 रेस। कितनी होती हैं ये, 20,000 रेस होती हैं ये कम से कम हमारी, ठीक है। इतनी इनको बोलते हैं अल्फा रेस, यहाँ हम लिख देते हैं अल्फा रेस, ठीक है, अल्फा रेस। अब हुआ क्या, उसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से हुआ। अब ये जो रेज निकल रही हैं ये किस तरीके से जाके रदरफोर्ड ने और समझाने की कोशिश करी, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमने ये जब एटम में देखा, ये हमने समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलो ये एटम है, ये हमारा एक एटम हो गया, ये रहा एक एटम। यहां से हमने ये हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। यहां से हमने रेस छोड़नी शुरू कर दी इस तरीके से, ठीक है। ये लगा दी हमने, यहाँ गोल्ड फॉइल लगा दिया ये इस तरीके से। तो यहाँ से जाने के बाद जब डायरेक्शन मिली हमें, कैसी कैसी डायरेक्शन मिली उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। हमने देखा जब ये काम हुआ तो कुछ किरणें, कुछ रेस तो सीधी निकल गई, ये निकल गई यहाँ से, और ये रेस कितनी थी, ये थी 99%। कितनी थी ये, 99%। अब रदरफोर्ड ने सोचा यार हमारा एक्सपेरिमेंट करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, भाई जो रेस हमें चाहिए थी डिफ्लेक्ट होती अपनी जगह से, वो तो रिफ्लेक्ट हुई नहीं,
तो ये अभी नहीं हो पाया कुछ। अभी उसने क्या किया, अभी और एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने और जब इस पे अल्फा रेज की जो बौछार की, प्रकीर्ण किया, इसको बोलते हैं प्रकीर्ण, स्कैटरिंग, प्रकीर्ण, रदरफोर्ड का प्रकीर्ण, अल्फा रेज का प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है स्कैटरिंग, बौछार करना एक तरीके से। तो जब हमने बौछार की और भी अल्फा रेज थी, तो क्योंकि ये इनकी संख्या कितनी थी, संख्या बहुत ज़्यादा थी इनकी, कितनी थी ये, 20,000 रेज थी ये। अब क्या हुआ, जब हमने और बौछार की, तो जब इसके और हम पास में लाए, ये बाहर का हिस्सा था, तो उसने एक तो ये पता लग गया कि जो एटम होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है। तो एक बात तो ये पता लगी कि इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है। एक तो ये पता लगा खाली होता है, किसका, एटम का। ठीक है, एक चीज ये पता लगा। अब उन्होंने क्या काम किया, इसको थोड़ा सा और पास में लाने की कोशिश करी कि इसके सेंटर की तरफ जाते हैं। जब सेंटर की तरफ गए, यहाँ से ये गए, यहाँ से, तो देखा तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से ये। उसने कहा कुछ ना कुछ तो है, रदरफोर्ड ने कहा एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। और ये भी देखो, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये जो अल्फा रेज होती है ये कैसी होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। और जब पॉजिटिव पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, ये भी आपको बात पता है। इसका मतलब रदरफोर्ड को ये पता लग चुका था कि यह बीच में, इस एटम के बीच में कुछ ना कुछ यहां है, यहां कहां, इसके सेंटर में। अच्छा, फिर और उसने बौछार करी तो कुछ इस तरीके से चली गई, जो एक यहां जैसे उसने बौछार करी तो कुछ रेज ऐसी थी जो ऐसे गई और ऐसे ही उसी लाइन पे, उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तो उसने एक चीज कहा रदरफोर्ड ने कि इस एटम के अंदर, जो भी एटम है, उस एटम के अंदर एक बीच में एक जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज भी कैसा है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर, मतलब बहुत कम चार्ज है। बाद में आके इस रदरफोर्ड ने इस बीच वाले जो भी हाथ निकला पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम दिया न्यूक्लियस, नाभिक। इसको बोलते हैं हम नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये बाद में आके पता लगा, क्योंकि इस पर कैसे चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं, तो एक तो ये बात पता लगा कि ये कैसे होता है, एक नाभिक होता। दूसरी बात ये पता लगा, जो नाभिक होता है वो नाभिक कैसा है, वो एक तरीके से ठोस है। कैसा है, ठोस, मतलब कि सॉलिड है, रिजिड। ये 2-3 चीजें हमें पता लगी। फिर बाद में एक चीज और पता लगी कि बाहर जो होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये थॉमसन ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दिया था उसने। अब इसने एक चीज और बताई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। इनका कुछ ना कुछ अपना मास होता है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं। यहाँ से, यहाँ इसका सेंटर हो गया, सेंटर से लेके यहाँ तक ये इसकी एक रेडियस होती है। ये सारी चीज कौन बता रहा था, ये हमें रदरफोर्ड बता रहा था। लेकिन उस टाइम पर, अगर उस टाइम पे देखा जाए, जब ये बात चल रही थी, तो उस टाइम पे एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था उसका, मैक्सवेल। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये फिजिक्स के थे। फिजिक्स, मैक्सवेल और रदरफोर्ड। ये 2 वैज्ञानिक थे। अब मैक्सवेल भी अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उनकी मुलाकात रदरफोर्ड से हुई तो उसने एक चीज बोली
कि रदरफोर्ड साहब एक चीज़ बताइए, और उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि जब दो आवेश, जब दो चार्जों के बीच में इस तरीके से काम होता है, कैसे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी, मैक्सवेल का कहना है, ये किसका, मैक्सवेल का, कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये मैक्सवेल ने बताया कि अगर ये इसके आसपास ये घूम रहा है इस तरीके से, तो ये जो बाहर जो घूम रहा है ये अपनी एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी बाहर निकालता है। जब बाहर निकालता है तो उसने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जब ये बाहर निकालता है तो ये एक सर्कुलर पाथ पे, वृत्ताकार। अच्छा, एक चीज और बताई थी इसने, रदरफोर्ड ने ये कहा था ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कैसे, वृत्ताकार कक्षा, कक्षा का मतलब हो गया हमारा ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब हो गया हमारा शेल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर पाथ, कैसा, सर्कुलर पाथ। अब उसने ये कहा कि अगर कोई चीज इस तरीके से घूमती है, अगर दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये फिर सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, ये फिर थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ आने चलते हैं, न्यूक्लियस की तरफ। और ऐसा यहां हो नहीं रहा था, ऐसा यहां नहीं हो रहा था। जब मैक्सवेल ने रदरफोर्ड साहब से पूछा तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चीज को बताने में इसके ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड के, वो बता नहीं पाया था। समझ रहे हैं आप, मैं यही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, ठीक है, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो घूमते 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 कहाँ गिर जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा, जिससे कि नाभिक खत्म हो जाएगा, एटम हमारा खत्म हो जाएगा, और ये हमारा पॉसिबल नहीं है, एटम जरूर होता है। एक चीज और पूछी गई रदरफोर्ड साहब से, तो आप ये बताइए जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के या किसी भी, हाँ, एटम के एलिमेंट के मान लो, क्या वो सब इसी कक्षा में घूमते हैं? रदरफोर्ड ने साहब ने कहा हाँ ठीक है, यहाँ यहीं घूमते हैं। उन्होंने कहा क्या इनकी सबकी एनर्जी सेम है? ये बताओ, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं क्या सबकी एनर्जी सेम है? उन्होंने कहा हाँ सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया तो इन सबकी एनर्जी अलग अलग आ रही थी और ये एक ही कक्षा में नहीं घूमते। तो ये भी बाद में पता लगा कि जो एटम होता है, एटम के अंदर एक सेल नहीं होती, 2, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारी शेल्स होती हैं। ये चीज़ बताई थी हमें किसने? बोहर्स मॉडल ने। किसने बताई थी? बोहर मॉडल में। अभी इसके बाद हम बोहर मॉडल आपको बताएंगे, जिनको हम बोलते हैं KLMN के नाम से हम इनको जानते हैं। तो जब दो आवेश, जब दो चार्जों के बीच में इस तरीके से होता है, ये मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटल करके दिखाया था उसमें, तो रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है। तीसरा, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाया था, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बता दूं, जब ये एनर्जी निकलती है तो बोर्स ने बताया था भाई इसके हिसाब से जो एनर्जी निकलेगी वो कंटिन्यूअस निकलेगी। एनर्जी कैसी निकलेगी? कंटिन्यूअस, मतलब सतत, हिंदी में कहते हैं उसको सतत, मतलब लगातार निकलेगी। लेकिन बोहर ने ये बताया कि जो एनर्जी निकलती है वो एक स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में निकलती है। अभी हम उसको इस तरीके से निकलती है, ऐसे, फिर इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम बोहर मॉडल ही हम शुरू करेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक चीज़ और बात ध्यान रखेंगे बेटा, इस न्यूक्लियस की अपनी एक रेडियस होती है, अपनी एक रेडियस होती है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक, ये वाली रेडियस, नाभिक, ये इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये वाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सेंटर से यहाँ से लेके ये वाली जो रेडियस होती है, ये एटम की रेडियस है, ये एटम की। तो एटम की जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻10 मीटर। ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड मॉडल्स। आप सभी देखिए इसको।
तो आज हम पढ़ाएंगे बोर्स मॉडल, जो कि क्लास 11th में है, केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी तरह के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम देखते हैं बोर्स मॉडल। क्या देखते हैं? बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में क्या है, इसने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल थे उसकी कुछ कमियां थी जिनको उन्होंने दूर किया। ठीक है, तो क्या बताता है कि इसके बारे में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या पोस्टुलेट्स बताए थे उसने। नंबर 1 बात करते हैं, पोस्टुलेट्स। क्या बताया था इसने? सबसे पहले इसने ये बताया था कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही हैवीली चार्ज होता है ये। तो इसके बाहर जो होते हैं हमारे शेल्स होते हैं, जिनको हम शेल्स भी कह देते हैं और हम इनको ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स भी कह देते हैं, या हम इनको ऑर्बिट भी कह देते हैं। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अच्छा रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से, तो ये घूमते 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 अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और घूमते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। तो ये बात बताने में वो असमर्थ रहा था, कि बता नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोर्स ने इसकी कुछ कमियां थी जिनको दूर किया। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित मतलब फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ये नहीं बता पाया था रदरफोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे ये घूमता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। तो बोर्स ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, ये घूमता है। ठीक है, ये चीज़ उसने बता दी। किसने बताया? ये शेल्स के अंदर। अब ऐसा नहीं है, हमारे सेल्स तो बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट, एक एटम के अंदर इनफाइनाइट सेल्स होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कोई सेल्स बनी हुई है, यहाँ भी कोई सेल्स बनी हुई है, या कहीं भी घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स ऑर्बिट, फिक्स सेल के अंदर ये घूमता है। ये किसने बताया? हमारा ये हमारा बोहर ने बता दिया ये हमारा। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट्स उसने ये बताया, अगर दूसरे पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, जो ऑर्बिटल होता है उसकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी अपने आप डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता कि मुझे कहाँ घूमना है। इस इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं है, ये चाहेगा मैं 1 में घूमूंगा, 2 में, 3 में, ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा सेकंड पोस्टुलेट्स ये बताया था बोर्ड ने, मान के चलिए ये अगर न्यूक्लियस है, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये सेल्स हमारी बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। तो उसने ये बताया कि मैं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक मतलब जो ऑर्बिटल है, जो शेल्स है, उसकी एक अपनी खुद की एनर्जी होती है। उसी के हिसाब से मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मान के चलिए ये 100 जूल की एनर्जी अपने पास रखता है, मान के चल रहे हैं हम। और ये n बराबर 2, ये मान के चलते हैं कि ये 150 जूल है, ये 200 जूल है। तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, ये सिर्फ सेल की एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी है तो वो n बराबर 1 में घूमेगा, मतलब n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा। मान के चलते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 200 जूल की एनर्जी है, कितनी की? 200 जूल की। तो ये फिक्स कर दिया कि जो 1, 2, 3 है, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वहाँ घूमेगा जहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है 200 जूल, तो वो कौन सी सेल्स में? तो वो हमारी तीसरी सेल्स में घूमेगा। ये जो है दूसरा पोस्टुलेट्स ये बताया कि जो ऑर्बिटल है, जो शेल्स है, वो अपने पास खुद की एनर्जी रखता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि मुझे कौन से सेल्स के अंदर जाना है। ये दूसरा पोस्टुलेट्स था। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या था हमारा? तीसरे पोस्टुलेट्स की बात करें,
कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं घूमेगा जहां NH/2 NH/2 का पूर्ण मल्टीपल होगा, मतलब पूर्ण गुणज होगा वो उसका, क्या होगा, गुणज। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है हमारी 3 के NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा। अब किस तरीके से होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए ये सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी सेल होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में, उस ऑर्बिटल या उस शेल के अंदर घूमेगा जो NH/2 का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण और लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, मान के चलिए n बराबर 1 है, तो यहाँ अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो जो पहला होगा ये जो होगा ये कितना होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ से ये, तो ये यहाँ से बन के रेडियस होगी R1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होगी हमारी R2। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेते हैं ये R3 हो गया। इस तरीके से हमारी ये रेडियस है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है वो NH/2 का पूर्ण मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन, ये कितना आएगा, H/2। ये n बराबर 1 के लिए है। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 2H/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2H/2। अगर ऐसे ही हम n बराबर 3 रखते हैं यहाँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3H/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3H/2। तो अच्छा, यहाँ ये n जो है, ये n ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है कि n बराबर 1 2 3 4 5 इसमें से कौन से हमारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स बताता है। h क्या होता है हमारा, h हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो 2 पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। n क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो सेल्स के अंदर घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस तरीके से हम निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन ना तो हमें आता है, पूछा नहीं जाता, सिर्फ हमें उसकी सिर्फ वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वो याद करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से हम उसको करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। भाई ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बोर्स ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित, मतलब एक फिक्स ऑर्बिटल, फिक्स एनर्जी और एक फिक्स रेडियस, ये भी ध्यान रखना कि इसकी फिक्स रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स रेडियस होती है। और ऑर्बिटल की खुद की अपनी एनर्जी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की होती है। ये सारी चीज़ उसने बता दी। अब यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, इसको मैं इस तरीके से साफ कर देता हूँ ज़रा। भाई मान के चलिए ये एक बाहर शेल है, ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हमें ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी रेडियस है r, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा। यहाँ से सीखने वाली बात है। अब हम इसके जो डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे कि डेरिवेशन इसका क्या है, ना ही हमें डेरिवेशन करना है। तो वो ये कहता है कि एक तो ऑर्बिटल की अपनी इसकी एक फिक्स क्या है, ये फिक्स ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। एक दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसकी एक फिक्स क्या है, रेडियस है। ये तीनों चीज़ बोर्स मॉडल ने बताई थी, जो कि निश्चित मतलब फिक्स की बात की थी, ये फिक्स होती है। फिर ये बताया कि NH/2 में इलेक्ट्रॉन हमारे मल्टीपल में उसमें हमारे घूमते हैं।
अब हम अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस को सीखने के लिए सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखते हैं, आपने देखा होगा अगर मान के चलिए मैं अगर किसी को पकड़ के इस तरीके से हम घूमते हैं, ठीक है, तो वो जो भी बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है वो हमारे पास नहीं आता, हालांकि हमने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और हम इस तरीके से मूव करते हैं, अगर हम घूमते हैं तो पकड़ने के बाद भी वो चीज़ हमारे पास नहीं आती। सपोज डैट हम कोई चीज़ इस तरीके से घुमा रहे हैं, मान के चलिए कोई धागा वगैरह हमने लिया हुआ है, तो अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं तो बॉल इस तरीके से एक पाथ पे घूमती है और हम घुमा इस तरीके से रहें ताकि बॉल हमारे पास आए, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती। और जैसे ही अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो बॉल बाहर निकल जाती है ना। अपने इस तरीके से कीजिए और करने के बाद ऐसे छोड़ दीजिए तो वो अपने पाथ से बाहर निकल जाती है। तो इससे एक चीज़ ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रही है हमारी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक अंदर की तरफ भी फोर्स काम करती है जो उसे अंदर की तरफ नहीं आने देती, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक, ये दो तरीके की फोर्स हैं। इसका मतलब वो जो फोर्स बाहर जा रही है और जो फोर्स अंदर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक तरीके से दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाली जो फोर्स है और जो अंदर वाली फोर्स है वो एक दूसरे को मतलब मिस कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, मिसिंग हो रहे हैं। तो बाहर की तरफ जो लगता है हमारा, वो लगता है हमारा कौन सा? देखो अंदर की तरफ ये कह सकते हैं कि बाहर की तरफ जो, देखो अगर ये Q1 है, ये वाला Q2 है, तो एक यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रही है, दो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि हमारी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि अंदर की तरफ जो काम कर रही है हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि Q1 Q2 दो तरीके के चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होती है वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R²। अब सपोज ये जो बोर्स मॉडल जो बनाया गया है ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए बनाया गया है या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बनाया गया है, मतलब एटम के लिए बनाया गया है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये एक सेंट्रीपिटल मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करती है यहाँ पर, बाहर की तरफ एक काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, जिसको हम देखो अगर मान के चलिए कोई लाइन दे रखी है हमें, मान के चलिए ये एक लाइन दे दी, ठीक है, इस लाइन का वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना, हमें क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। समझने वाली बात यह है कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है एक लीनियर लाइन में, मतलब एक लीनियर मतलब सीधे लाइन में अगर मूव कर रहा है, तो अगर हम उसका लीनियर मोमेंटम निकालना चाहें तो वो आता है P बराबर mv। ये लीनियर मोमेंटम है। क्या है ये? ये लीनियर मोमेंटम है P बराबर mv अगर वो सीधी लाइन में चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो उसका जो उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। ये बात ध्यान रखना कि जो अगर हम अगर हम सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ हमारा काम करता है एंगुलर मोमेंटम। क्या काम करता है? एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा होता है mv/r। कितना होता है? mv/r, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ओमेगा। आई की वैल्यू होती है mr² और इसकी ओमेगा की वैल्यू होती है v/r। तो यहाँ से हम बताएं अगर r से r कट जाए तो यह आ जाता है mv/r। तो ये एक एंगुलर मोमेंटम है जो कि
सेंट्रीपिटल फोर्स को, मतलब बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम फोर्स काम कर रही है, अंदर की तरफ काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारा एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको मैं अगर लिखूँ, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन Q1 Q2, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होती है, उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो भी 1 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरीके से यहाँ हम ले सकते हैं E अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके बराबर आएगा, वो कितना हमारा mvr। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, ये एक डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये हमारी रेडियस आती है कितनी, ये जो रेडियस आती है हमारी आती है 0.0529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.0529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। देखिए बेटा ये होती है 0.029 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो हमारी जो रेडियस निकल के आती है किसकी, जो उसकी एटम की, तो वो एटम की जो रेडियस आती है हमारे पास r बराबर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये आती है। ये आती है हमारी रेडियस निकल के आती है। ये हमको याद करनी ही पड़ेगी। हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं अभी। ठीक है, तो इतनी रेडियस होती है। ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ एक कर सकते हैं कि अगर हम लिखें r बराबर, ध्यान से देखें, अगर r बराबर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन z, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ देखें, अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालें, फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालें तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 1। अगर मैं 1 रखता हूँ तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मान लो लिथियम के लिए निकालते हैं, लिथियम प्लस के लिए, किसके लिए निकालते हैं, लिथियम प्लस, या 2 प्लस ले लेते हैं लिथियम, तो ये होता है 2 और 1। ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमें, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर जो है ये बदल गया। तो अलग अलग रेडियस के लिए, मतलब अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रेडियस हो सकती है। ठीक है, मान के चलो अगली शेल यहाँ है तो इसके लिए जो रेडियस होगी वो R2 हो जाएगी, मतलब रेडियस जो निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ Z की जगह कितना रख देंगे हम, यहाँ Z मान लो इसके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना रख देंगे 3। देखो ध्यान से समझो, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमने जो रेडियस निकाली है, हमने रेडियस निकाली है R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन Z, ये निकालिए। तो सपोज मानो हम लिथियम के लिए निकालते हैं, तो लिथियम के लिए हमारे पास जो शेल्स आएंगे वो 2 आएंगे एक तरीके से, n बराबर 1 n बराबर 2। देखो क्योंकि ये बराबर हमारे कितने आते तो हैं, जो हमारे आते हैं 2 और 1 और 2 आते हैं। ठीक है, तो ये n बराबर 1 और n बराबर 2 है, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो मान के चलिए लिथियम के लिए निकाल रहे हैं, तो लिथियम के लिए जो शेल आएगी वो ये मान को चलो ये वाली है, दूसरी शेल निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट शेल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, मान लो हम n बराबर 2 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, n बराबर 2 के लिए रेडियस निकाल रहे हैं। तो हम कितने करेंगे 0.529 n कितना हमारा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z कितना हमारा 3। इस तरीके से हम हर एक एटम के लिए अलग अलग शेल के लिए उसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है हमारे लिए ये। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से उस शेल के अंदर घूम रहा है ना।
किस स्पीड से घूम रहा है ये भी हमको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, अब हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस किस तरीके से हम निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखते हैं। भाई हम थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर लेते हैं। भाई हमने ये एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के बाद एक शेल थी, शेल के बाद एक रेडियस थी जो कि हमारी आर थी, और ये एक वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा है जिसका मास हम मान लेते हैं कितना, मास कितना है, मास है उसका m, ठीक है। और एक फिक्स ऑर्बिटल है, ये क्या है फिर दोबारा से देख लेते हैं। एक फिक्स ऑर्बिटल है, चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो में बता दिया। लेकिन हमने ये जो रेडियस निकाली थी, ये निकाली थी 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी इसके बारे में एक बात रह गई अभी हमारी, अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला लिखूं r = 0.529 n²/z, यही है। यहाँ से बहुत अच्छी बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है उसको देखो भाई। अगर मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू मान लूँ, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास r = n² आता है, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि r दो चीज़ पर डिपेंड करता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये दो तरीके से हमारा क्या है, रेडियस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एक एटॉमिक नंबर पर ये r जो है डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस हमारी कम होगी। सिंपल यहाँ से तो यही कंसेप्ट निकलता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगी। अब हम यहाँ रेडियस घट रही है, यहाँ रेडियस बढ़ रही है, हम किसको लें, हम कौन से फैक्टर को माने, ऐसा कौन सा फैक्टर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले नंबर पर रखते हैं, क्योंकि z जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, स्पीड रेडियस घट रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पीड से हमारा n² बढ़ रहा है, क्योंकि n हमारा दुगनी पावर में है। बात समझ में आ रही है ये हमारा। तो हम इसको पहला नंबर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही रेडियस हमारी डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी रेडियस बढ़ेगी। z को हम इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि n जो है वो स्क्वायर की टर्म में है। तो यहाँ से एक आता है कि हम इसको फर्स्ट टर्म देते हैं कि n², अगर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो हमारा r भी बढ़ेगा। यहाँ से एक बात समझ में आती है। अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमें याद ही करनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी स्पीड होती है 2.19, ऐसे लिख लेते हैं, 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ये एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। इस स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर फिक्स ऑर्बिटल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बात थी जो कि हमने बोर मॉडल में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।